हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। तो कहानी के शुरू में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। वो बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतजार कर रहा होता है। फॉरेस्ट गंप को देख के लगता है कि उसके अंदर बचपना है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो उसके जूतों को बड़े गौर से देखना शुरू कर देता है और इसे बताता है कि कभी मेरे पास भी बिल्कुल ऐसे ही जूते थे। यहाँ से कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। जब फॉरेस्ट बहुत छोटा था उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे बहुत अजीब से जूते लोहे के जूते पहना देता है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी होती है और उसकी मॉम को बताता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है और वो कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। और अब फॉरेस्ट उन्हीं जूतों के साथ चलना शुरू कर देता है और अपने जूतों से बहुत तंग होता है। और उसकी मॉम उसको हौसला देती है और उसे कहती है कि अगर खुदा सबको एक जैसा बनाता तो वो तुम्हारे पैर कभी भी ऐसे नहीं बनाता। तुम सबसे अलग हो, तुम खास हो। ये सच नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का बीज बो देती है। फॉरेस्ट गंप का आईक्यू लेवल भी बहुत कम होता है, इसीलिए उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पाता। लेकिन उसकी मॉम प्रिंसिपल से थोड़ी सेटिंग करके उसका एडमिशन नॉर्मल स्कूल में करवा देती है। फॉरेस्ट जब पहले दिन स्कूल के लिए वैन में जा रहा होता है तो उसे अपने साथ कोई भी बैठने के लिए सीट नहीं देता। तब वहां पर बैठी एक लड़की जिसका नाम जैनी है, वो फॉरेस्ट को अपने साथ बिठा लेती है और इस तरह दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट का फादर नहीं होता, वो अर्निंग के लिए अपने घर में गेस्ट रखते हैं और एक दिन इनके घर में एक सिंगर आता है। वो कोई आम सिंगर नहीं होता, उसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। जब सिंगर गिटार बजा रहा होता है तो फॉरेस्ट उसकी गिटार की धुन पर अजीब सा डांस करता है जो कि बहुत ही फनी लगता है, जो एल्विस प्रेस्ली को बहुत ही अच्छा लगता है। जब फॉरेस्ट अपनी मॉम के साथ मार्केट से जा रहा होता है तो वो टीवी पर देखता है कि एल्विस प्रेस्ली फॉरेस्ट के फनी स्टेप्स को कॉपी कर रहा होता है और एल्विस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है फॉरेस्ट के स्टेप की वजह से। ये बात ना फॉरेस्ट को समझ आती है और ना उसकी मॉम को। वहीं अब फॉरेस्ट और जैनी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दिन जब दोनों वॉक कर रहे होते हैं वहां उनकी क्लास के 3 बच्चे आते हैं और फॉरेस्ट को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। पत्थर लगने से फॉरेस्ट गिर जाता है। जैनी उसे वहां से उठाती है और उसे कहती है भागो। अब वो तीनों बच्चे साइकिल लेके उसके पीछे पड़ जाते हैं। फॉरेस्ट भागना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसके जूतों की लोहे की रॉड्स भी टूट जाती हैं। उसके बावजूद भी फॉरेस्ट भागता रहता है और इतनी स्पीड से भागना शुरू कर देता है कि वो बच्चे साइकिल पर भी उसे पकड़ नहीं सकते थे। और इसी तरह पहली दफा उसे पता लगता है कि वो बिजली की रफ्तार से भी तेज भाग सकता है। और वहीं जैनी रोज रात को फॉरेस्ट के पास आ जाती है और वो झूठ कहती है कि उसके घर में कुत्ता है जिससे उसे डर लगता है। वहीं जैनी और फॉरेस्ट बड़े हो जाते हैं और अभी भी वो बच्चे जो बचपन में उसे तंग करते थे अभी भी पत्थर मारते हैं। उन्हें देख के फॉरेस्ट भागना शुरू कर देता है और इतनी ज्यादा स्पीड में भागता है कि वो गाड़ी में होते हैं और उसकी बिजली की जैसी स्पीड के आगे उसे पकड़ नहीं पाते। वो इतनी फास्ट भागता है और भागते भागते वो फुटबॉल टीम के ग्राउंड में आ जाता है। दरअसल ये अमेरिकन फुटबॉल टीम प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे बॉल को लेकर भागते हैं और फुटबॉल और फॉरेस्ट भागते भागते उन सबको भी पीछे छोड़ देता है। टीम का जो कोच होता है वो पूछता है कि ये कौन है। तब उसे बताया जाता है कि ये यहाँ का एक लोकल है जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। कोच को उसकी स्पीड अच्छी लगती है और फॉरेस्ट को फुटबॉल टीम में शामिल किया जाता है और इसकी वजह से उसे कॉलेज में एडमिशन भी दिया जाता है। हालांकि वो स्कूल में हर साल फेल होता है, लेकिन अब फॉरेस्ट गंप कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। उसे बस ये पता है कि उसे भागना है। उसे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ पे रुकना है। उसे बस इतना पता है कि बॉल लेकर भागना है। तो वो इतनी स्पीड से भागता है कि कई मरतबा बॉल को अपने घर ही ले जाता है। लेकिन फिर भी कोच और दूसरे स्टाफ मेंबर उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत सारे मैच जीत जाते हैं। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, पूरे अमेरिका में उसका नाम हो जाता है और इसीलिए उसे अमेरिकन टीम में भी शामिल किया जाता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फॉरेस्ट गंप अगले 5 सालों तक कॉलेज के ग्राउंड में भागता है। उसे बस ये पता था कि फुटबॉल लेकर भागना है और 5 साल बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है और उससे एक डिग्री मिलती है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं बस भाग रहा था और भागने की वजह से मुझे डिग्री मिल गई। ये अजीब है। फॉरेस्ट कॉलेज के ग्राउंड में अपनी मॉम के साथ खड़ा होता है कि तभी वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि आर्मी में भर्ती हो जाओ। फॉरेस्ट गंप आर्मी में भर्ती होने के लिए जाता है। वो बस में जाता है और ड्राइवर को कहता है कि मैं फॉरेस्ट गंप हूँ। तो ड्राइवर आगे से कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जाओ पीछे जाके बैठ जाओ। फॉरेस्ट बहुत मासूम होता है। जब पीछे बैठने के लिए जाता है तो कोई भी उसे अपने साथ जगह नहीं देता। वहां पर एक मोटू सा आदमी कहता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, जिसका नाम बाबा होता है। वो फॉरेस्ट को बताता है कि हमारा काम झींगों का है, मैं भी झींगों का काम करना चाहता हूँ, एक बोट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ किसी के घर झींगे पकाती है, मेरी माँ की माँ भी यही काम करती थी, मेरी माँ की माँ भी यही काम करती थी और मैं भी यही काम करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के दौरान सबको गन असेंबल करने का काम कहते हैं और फॉरेस्ट ने सबसे पहले बहुत जल्दी फौरन
ही गन को असेंबल कर लेता है। तब सीनियर्स उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत जल्दी गन को असेंबल किया है, तुम्हारा IQ लेवल बहुत हाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी ने इतनी स्पीड से गन को असेंबल नहीं किया। फॉरेस्ट कहता है ओके सर। एक रात जब फॉरेस्ट अपने बेड पर होता है तो मैगजीन में जेनी की न्यूड पिक्चर्स देखता है, जिसकी वजह से उसे काले से भी निकाल दिया जाता है। वो छुट्टी लेकर जाता है और तो जेनी उसे एक नाइट क्लब में मिलती है जहाँ कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट उसे बचाता है। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी में बहुत तंग होती है, जिसकी वजह से वो भटक जाती है। फॉरेस्ट उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है। तब जेनी कहती है कि तुम्हें याद है कि बचपन में हमने एक दुआ मांगी थी कि काश हम चिड़िया होते और कहीं उड़ जाते। तभी जेनी एक दीवार पर चढ़ जाती है और नीचे देखती है जैसे खुदकुशी करने लगी हो। तब ही फॉरेस्ट कहता है कि क्या करने लगी हो। तब ही वहाँ एक गाड़ी में कुछ लोग आते हैं और जेनी उनके साथ जाने लगे। फॉरेस्ट उसे कहता है कि वो लोग मुझे वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर वार चल रहा है। तो जेनी उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, जब भी कोई खतरा आएगा तो तुम वहाँ से भाग जाओगे, हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। तब वहाँ फॉरेस्ट और उसके साथियों को जंगल वाली जगह भेज दिया जाता है और उसके साथ बाबा भी होता है, जो उसे कहता है कि झील को देख के एक दफा हम यहाँ अपना कब्जा कर लें, फिर यहाँ पे झींगे पकड़ेंगे। और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम दोनों यहाँ एक बोट खरीद लेंगे 50-50 की पार्टनरशिप पे। हमें घर लेने की भी जरूरत नहीं है, हम उस बोट में ही सो जाया करेंगे और खाने में भी हम सिर्फ झींगे ही खाएंगे। बाबा बात करता है तो सिर्फ झींगों की। फॉरेस्ट गम कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम जरूर करेंगे। और फिर वो जंगल में जा रहे होते हैं कि दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। तभी फॉरेस्ट को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है और वो गोली की पीठ से भाग जाता है। और कुछ आगे जाकर उसे याद आता है कि अपने साथियों की याद आती है कि वो अभी भी पीछे ही फंस चुके हैं। तो वो वापसी जाता है और अपने सारे साथियों को बारी बारी करके उठा के वापसी बचाने के लिए ले आता है। तब तक वहां पर बहुत सारे उसके साथी जख्मी हो जाते हैं और उसका दोस्त भी मारा जा चुका होता है। तब हमें वहां पर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें फॉरेस्ट को भी गोली लगी होती है, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं होती। वो आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है। वो आइसक्रीम को लेफ्टिनेंट डैन को भी देता है जो उसके बगल में लेटा होता है, लेकिन वो फॉरेस्ट से नफरत करता है क्योंकि उसकी जान भी फॉरेस्ट ने बचाई होती है और उसकी दोनों टांगे कट चुकी होती हैं। वो नहीं चाहता कि वो बच जाए, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने उनकी जान बचा दी होती है। और वही उसे एक सोल्जर मिलता है जो कि पिंग पोंग खेल रहा होता है। वो फॉरेस्ट को बताता है कि तुम्हारी नजर सिर्फ बाल पर होनी चाहिए और फॉरेस्ट खेलना शुरू कर देता है। वो खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि पिंग पोंग खेलने की थी। जब वो खेलता है तो सारे सोल्जर उसे देखते होते हैं और वही उसे अवार्ड दिया जाता है कि वार के लिए। जब वो अवार्ड के लिए सिटी जाता है उसे वहाँ जेनी मिलती है जो कि ड्रग एडिक्टेड हो चुकी होती है और वो ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं। वो नहीं चाहते कि वार हो, वो चाहते कि वार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ पर उसका एक साथी भी होता है जो कि उसके साथ लिविंग में रहता है और जेनी के साथ आर्गुमेंट कर रहा होता है और उसे थप्पड़ मारता है। ये देख के फॉरेस्ट आग बबूला हो जाता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो और जेनी पूरी रात घूमते रहते हैं। फिर जब सुबह बस स्टैंड जाते हैं एक बार फिर वही आदमी मिलता है और वो जेनी से सॉरी करता है। फॉरेस्ट नहीं चाहता कि जेनी उसके साथ जाए, लेकिन जेनी फिर उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो दोनों फिर से जुदा हो जाते हैं। वो अब फॉरेस्ट पिंग पोंग बहुत अच्छा खेलना शुरू कर देता है। वो नेशनल चैंपियन बन जाता है। वो नेशनल लेवल पे खेलना लग जाता है। उसे खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है, यानी कि अब वो सेलिब्रिटी है। फॉरेस्ट गम को पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चाइना क्यों भेज दिया गया, मैं तो ये अपने मुल्क में भी खेल सकता था। ये बात मुझे समझ नहीं आई। फॉरेस्ट एक दिन शहर में घूम रहा होता है कि वहाँ उसे लेफ्टिनेंट मिलता है जिसकी दोनों टांगे कटी होती हैं। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग होता है। वो फॉरेस्ट को कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, गवर्नमेंट ने एक बेवकूफ़ को अवार्ड दिया। फॉरेस्ट गम कहता है कि यह सर। फॉरेस्ट लेफ्टिनेंट को बताता है कि जब मैं सर्विस से रिटायर हो जाऊंगा मैं एक बोट खरीदूंगा और झींगे पकड़ूंगा। लेफ्टिनेंट सुन के फंसने लग जाता है जैसे उसको यकीन नहीं होता। वो कहता है कि जिस दिन तुम ऐसा करोगे मैं तुम्हारे साथ जरूर देने आऊंगा। और आखिर वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट को उसकी सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है। और फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछता है क्या मैं अब पिंग पोंग नहीं खेल सकता। तो वो ऑफिसर कहता है कि नहीं। सर्विस से रिटायर होने के बाद फॉरेस्ट सीधा बाबा के घर जाता है और उसकी मॉम को कहता है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं और वो मिलकर एक बोट खरीदेंगे और पार्टनरशिप पे और झींगे पकड़ेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि क्या तुम पागल हो। फॉरेस्ट को आर्मी से $25,000 मिलते हैं जिसकी वो बहुत बड़ी बोट खरीदता है। बहुत दिन मेहनत करने के बाद वो सिर्फ
صرف 2 سے 3 جھینگے پکڑتا ہے، تبھی اس کو ایک آدمی کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی بوٹ کا کوئی نام ہی نہیں رکھا، اس لیے منحوسیت چھائی ہوئی ہے۔ اور اب فارسٹ اپنی بوٹ کا نام جینی کے نام سے رکھتا ہے کیونکہ وہ جینی سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تبھی اسے سمندر کے کنارے بیٹھے لیفٹیننٹ ڈین نظر آتے ہیں، جنہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کیپٹن بنے تو میں تمہارا ساتھ دینے ضرور آؤں گا۔ فارسٹ انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بوٹ چلتی ہوئی چھوڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ ڈین کہتے ہیں کہ میں تمہیں سر نہیں کہوں گا۔ فارسٹ کہتے ہیں یس سر۔ تبھی اس کی بوٹ جو وہ چلتی چھوڑ کے آ گیا تھا وہ کنارے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، تبھی وہ دونوں مل کے جھینگے پکڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیفٹیننٹ کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ جھینگے کس طرح پکڑتے ہیں۔ تب وہ دونوں جھینگے پکڑنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے جال میں کچھ نہیں آتا سوائے گند کے، لیکن وہ دونوں ہار نہیں مانتے۔ ایک رات وہ دونوں سمندر میں مچھلی پکڑنے نکل جاتے ہیں اور اس رات بہت زیادہ طوفان آتا ہے۔ اگلے دن انہیں پتہ چل لگتا ہے کہ ساری بوٹ تباہ ہو گئی ہیں، صرف ایک فارسٹ کی بوٹ بچ جاتی ہے۔ اب دوسری بھی بوٹ نہیں بچتی جھینگے پکڑنے کے لیے۔ تب وہ لوگ بہت سارے جھینگے پکڑ لیتے ہیں اور بہت امیر ہو جاتے ہیں اور بہت ساری اور بوٹ خرید لیتے ہیں جھینگے پکڑنے کے لیے اور اپنی ایک جھینگوں کی کمپنی کھول لیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے بابا گم، جو کہ پورے امریکہ میں فیمس ہو جاتی ہے۔ اور ایک رات جب فارسٹ اپنی بوٹ پہ ہوتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ماں بہت بیمار ہے اور وہ بوٹ سے جمپ کرتا ہے اور بھاگتے بھاگتے سیدھا اپنے گھر جاتا ہے۔ کچھ دن بعد اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے اور اب فارسٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اب وہ لیفٹیننٹ ڈین کے پاس نہیں جائے گا، وہ یہیں رہے گا اور یہاں وہ گرا دیتا ہے۔ فارسٹ اب اپنی زندگی میں بہت اداس ہوتا ہے، وہ جینی کو بہت یاد کرتا ہے اور ایک دن جینی واپسی آ جاتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ جینی واپسی کیوں آئی تھی اور نہ ہی اسے جاننا تھا کیونکہ جینی کی زندگی بہت مشکل تھی، اس کی موم نہیں تھی اور اس کے فادر اسے بہت تنگ کرتے تھے جوانی میں، وہ ڈرگس پہ بھی لگ گئی تھی۔ اور اب جینی واپسی فارسٹ گم کے پاس آ جاتی ہے، وہ دونوں سارا دن گھومتے رہتے ہیں۔ فارسٹ ہر وقت جینی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور جینی اس کی باتیں سنتی رہتی ہے اور ایک رات جینی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جینی اسے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے شادی کرو، اور پھر وہ دونوں بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اور اگلی صبح جب فارسٹ اٹھتا ہے تو جینی ایک بار پھر جا چکی ہوتی ہے جس سے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ اب وہ بھاگے اور وہ بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے کئی دن، مہینے، کئی سال، اور وہ بہت فیمس ہو جاتا ہے۔ لوگ بھی اس کا ساتھ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس کے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، اس کا تو بس دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھاگے۔ اور ایسا بھاگتے بھاگتے اسے 3 سال 2 مہینے 14 دن اور 16 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں اور ایک دن وہ اچانک سے رک جاتا ہے۔ سب اسے سننے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کہے، لیکن وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، اب میں گھر واپسی جانا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ واپسی اپنے گھر آ جاتا ہے اور یہاں اسے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں جینی اسے بلا رہی ہوتی ہے، اس میں اس کا ایڈریس ہوتا ہے۔ کہانی واپسی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں فارسٹ بس سٹاپ پر بیٹھ کے اپنی کہانی سب کو سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ ایڈریس وہاں لیڈیز کو دکھاتا ہے جو اسے بتاتی ہے کہ یہ ایڈریس یہاں پہ پاس ہی میں۔ فارسٹ وہاں سے بھاگ کر کے اس ایڈریس پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے جینی ملتی ہے۔ جینی سے اپنے بیٹے سے بھی ملواتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا نام گمپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ فارسٹ اپنے بیٹے کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے جو کہ واقعی ہی اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ جینی سے بتاتی ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی وائرس ہے۔ فارسٹ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تم میرے ساتھ گھر میں چلو۔ اور وہاں پر جینی سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے، تو وہ فوراً سے ہاں کر دیتا ہے۔ اس کی شادی میں لیفٹیننٹ ڈین بھی آتا ہے جو کہ شادی شدہ ہو چکا ہوتا ہے اور ساتھ ہی نکلی پاؤں بھی لگوا لیے ہوتے ہیں کیونکہ اب وہ بہت امیر ہوتا ہے۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی جینی کی موت ہو جاتی ہے لیکن اب اس کے پاس اپنا بیٹا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کہانی سناتا ہے، پنگ پانگ کھیلنا شروع کرتا ہے فارسٹ کو۔ فارسٹ کا بیٹا اسی کی طرح بس میں اسکول جاتا ہے۔ اس کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ کہانی میں فارسٹ کو بیوقوف دکھایا جاتا ہے لیکن بچپن میں اس کے اسٹیپ کو کاپی کرنے کی وجہ سے ایلوس پریسلی بہت فیمس جاتا ہے، فٹ بال ٹیم میں بھی اسے شامل کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس نے بہت سارے اچیومنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ مووی کا ریویو؟ اگر آپ کو پسند ہے تو اس مووی کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ تھینک یو۔